हेलो एवरीवन, मैं शास्त्रांगद। आज संविधान की शुरुआत करते हैं और संविधान के विषय में जो उसकी अंतर विषय वस्तु है उसको बताने से पहले हम संविधान की जो प्रस्तावना है इसके संबंध में चर्चा करते हैं। चूँकि प्रस्तावना से कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3-4 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कभी कभी प्रस्तावना की जो शुरू की जो लाइन है इसको दे देते हैं, इसमें से कुछ लाइनें आगे पीछे कर देते हैं और पूछते हैं कि इसमें सही क्या है। कभी कभी पीसीएस वगैरह खास एग्ज़ाम में आपको यहाँ से भी उठा करके दे देता है कि इसमें कौन सा शब्द शामिल है या नहीं है। और तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है उसके संशोधन से बनता है कि संशोधन कितनी बार हुआ है, किसने किया है। और जो चौथा टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि क्या प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है या नहीं। तो इन सब प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हम प्रस्तावना के संबंध में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। चलिए थोड़ा सा देखिए और प्रस्तावना को आप याद रखिए थोड़ा सा, क्योंकि आप देखेंगे तो 1-2 साल के अल्टरनेट पर ये क्वेश्चन प्रस्तावना से आते ही रहते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये 5 पैराग्राफ की जो प्रस्तावना है इसको आप क्या करिए, याद करिए। पहला है, देखिए पढ़ते हैं इसको हम। क्या है प्रस्तावना? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये आपकी प्रस्तावना है। तो जो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, जो मूल संविधान में जो प्रस्तावना थी उसमें क्या था। उसमें ये समाजवादी पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की ये वाले शब्द एकता और अखंडता, ये शब्द नहीं थे। समाजवादी पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता ये शब्द नहीं थे, ये जोड़े गए हैं इंदिरा गांधी के द्वारा। आगे इसकी चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं क्या है। पहला जो वाक्य शुरू होता है वह है हम भारत के लोग, यानी ये बताया जा रहा है प्रस्तावना के माध्यम से कि ये जो संविधान बन रहा है इसका स्रोत, इसका प्राधिकारी यानी कि किसके अंतर्गत प्रभुसत्ता निहित है। भारत के संविधान निर्माण की जो प्रभुसत्ता है, जो मेन अधिकारी है, प्राधिकार का जो स्रोत है वो कौन है? भारत के लोग हैं। यानी कि कोई और नहीं है जो भारत के संविधान को बना रहा है। कौन बना रहा है? भारत के लोग। और ये जो शब्द है हम भारत के लोग, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की नकल है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर से ये लिया गया है। तो ठीक है, भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अभी इस शब्द को छोड़ दीजिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि ये जो भारत के लोग हैं भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बना रहे हैं। यानी कि भारत किसी के अधीन नहीं है, यह अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए क्या है, यह स्वतंत्र है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है किसी के अधीन ना होना। और ये कहा जा रहा है, यहाँ शब्द यूज हुआ है कि पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्र है, किसी के अधिकार में नहीं है। इसीलिए यहाँ संपूर्ण शब्द जोड़ा गया है
कि भारत अब किसी के बिल्कुल अधिकार में नहीं है या पूरी तरह स्वतंत्र है अपने अधिकारों का उपयोग करने में। दूसरी चीज़, ठीक है भारत स्वतंत्र है अपने अधिकारों का, और जो भारत होगा वो कैसा होगा, यहाँ की प्रशासनिक संरचना कैसे होगी, वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। यानी कि जो यहाँ का गणराज्य होगा वो लोगों के द्वारा चुन करके बनेगा। यानी कि यहाँ जो सत्ता पर जो बैठे होंगे वो लोगों के द्वारा चुने गए होंगे, यानी कि उनका पद विरासत में नहीं होगा, पैतृक नहीं होगा। ये बात कही जा रही है। फिर आगे कहा जा रहा है कि अब तो ये हो गया, देश के बारे में दो बात कही जा रही है कि यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है और यह लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। फिर ये भारत के लोग वहाँ के नागरिकों के बारे में क्या क्या अधिकार दे रहे हैं, इसको देखिए। कह रहे हैं उसके समस्त नागरिकों को, यानी कि इस देश के सारे नागरिकों को शामिल किया जा रहा है, किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है, न तो धर्म के आधार पर, न जात के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर। यानी कि इस देश के जो सारे नागरिक हैं, समस्त नागरिकों की बात कही जा रही है, यहाँ पर किसी को छोड़ा नहीं किया गया। पहली बात न्याय की बात की जा रही है, यानी कि जस्टिस को पहले रखा गया हमारे प्रस्तावना में। तो न्याय, कितने प्रकार के न्याय की बात कही जा रही है? सामाजिक न्याय की बात की जा रही है, यानी कि समाज के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय की बात की जा रही है। तीसरी राजनीतिक न्याय की बात की जा रही है, यानी कि प्रस्तावना में, उद्देशिका में, हमारे प्रियम्बल में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है जो उसके समस्त नागरिकों को दिया जा रहा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। आप चल के आगे मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में भी इस बात को देखेंगे। फिर दूसरी चीज़, भारत के लोगों ने इस देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता भी दे रहे हैं, फ्रीडम दे रहे हैं। और ये जो फ्रीडम दे रहे हैं वो 5 प्रकार की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। पहला, विचार करने के लिए आप स्वतंत्र रहें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आजकल आप जान रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के बड़ा आंदोलन हो रहा है। विश्वास की, आप कुछ भी विश्वास करिए। धर्म की और उपासना की, यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता यहाँ के समस्त नागरिकों को ये भारत के लोगों ने दिया है। फिर तीसरी चीज़, समता की बात कही जा रही है। किसकी बात की जा रही है? समता की। समता, कैसे समता दी जा रही है यहाँ के नागरिकों को? प्रतिष्ठा की और अवसर की। आप जानते हैं कि जो भारतीय समाज है, भारतीय जो संस्कृति है, वो भेदभाव पर आधारित थी, जाति संरचना के आधार पर, जिसमें कुछ लोगों को सामाजिक समानता नहीं थी, उनको निम्न समझा जाता था, न तो उन्हें समाज में ऊंचा दर्जा दिया जाता था, न तो उनको अवसर की समानता थी। इसीलिए कहा गया कि अब ये आज़ाद भारत है और इसमें यहाँ के लोगों को समाज में प्रतिष्ठा और अवसर की क्या होगी? समानता होगी, भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसको रोका गया। आगे चल करके आप निर्देशक तत्वों में भी देखेंगे, मौलिक अधिकारों में भी इस बात को देखेंगे। ये कहा जा रहा है कि ये जो न्याय है, स्वतंत्रता है और समता है प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में, कौन सब में? भारतीय लोगों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। एक चीज़ यहाँ मैं अभी ड्रॉप कर रहा हूँ, एकता और अखंडता, क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया, थोड़ा इसकी बाद में चर्चा करूँगा। तो ये कहा जा रहा है उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी कि इन सब में व्यक्ति की गरिमा, गरिमा का मतलब होता है कि एक प्राउडनेस लोगों में हो, ठीक है, कोई हीन महसूस नहीं करे अपने आप को। ये व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। और ये जो हम बंधुता बढ़ाएंगे भारत के लोगों में, वो ऐसी बंधुता हो जो यह सुनिश्चित करे, क्या करे? सुनिश्चित करे कि इस बंधुता से राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या होगी? सुनिश्चित होगी। यहाँ ये बात की जा रही है, ये जो हम बढ़ा रहे हैं लोगों में गरिमा और बंधुता, वो ये सुनिश्चित करेगी कि
इस बंधुता और गरिमा के तहत राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या रहेगी, अक्षुण्ण रहेगी। उसकी राष्ट्र की एकता और अखंडता पर खतरा नहीं आएगा, ये बात कही जा रही है। और फिर कहा जा रहा है ये सब चीजें बढ़ाने के लिए कैसे दृढ़ संकल्प होकर के, ऐसे वैसे नहीं कि आए हैं दरोगा की तैयारी करने, उसके बाद रात दिन व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक पर लगे हुए हैं, वीडियो गेम चैटिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, हमको बनना है तो रात दिन मेहनत करना है। तो इसीलिए उन्होंने कहा दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में ये जो बातें कह रहे हैं हम लोग, भारत के लोग, वो कह रहे हैं ये दृढ़ संकल्प होकर के आज इस अपनी संविधान सभा में इस तारीख को, ये देखिए तारीख का उल्लेख मिल रहा है, किस तारीख को ये कहा घोषणा हो रही है, 26 नवंबर की बात है। और सन था ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार 1949, और भारतीय जो संवत है उसका भी इसमें उल्लेख है, और वो तारीख है मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ये उल्लेख है, तिथि का उल्लेख है संविधान की प्रस्तावना में कि कब इस संविधान को अंगीकार किया जा रहा है। को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। अंगीकृत कहते हैं नहीं, जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि पूरा सशरीर भगवान हमारे व्याप्त है, तो अंगीकृत मतलब पूरा सशरीर इसको हम क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन साथ में कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है, अधिनियमित भी करते हैं, यानी कि लीगलाइज भी कर रहा हूं विधि रूप में भी, और फिर कह रहे हैं आत्मार्पित भी करते हैं। 3 चीजें कही गई हैं, अंगीकृत करना जैसे कि पूरा शरीर धारण कर लेना, अधिनियमित करना यानी कि लीगलाइज करना विधिक रूप से भी, और आत्मार्पित करते हैं, ये आपका है। चलिए और देखते हैं। देखिए ये जो प्रस्तावना है इसमें सिर्फ अभी एक बार संशोधन हुआ है, और वो इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल के दौरान किया गया था। आप जानते हैं उन्होंने आपातकाल की घोषणा की थी आंतरिक अशांति के आधार पर जून 1775 में, और 75 से 77 तक रहा, 19 महीने आपातकाल रहा। तो उस आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उन्होंने पहले पैराग्राफ और छठे पैराग्राफ में 2 शब्द जोड़े थे। उन्होंने समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा, क्योंकि उस समय जो स्थिति थी भारत की बहुत बुरी हो गई थी और गरीबी बहुत बढ़ गई थी, तो उन्होंने समाजवाद का नारा दिया, और इसके द्वारा उन्होंने सोचा कि इससे मुक्ति मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ उन्होंने पंथ निरपेक्ष को भी जोड़ा, क्योंकि उस समय कुछ सांप्रदायिक ताकतें उभर रही थीं, तो उन्होंने कहा कि पंथ निरपेक्ष है हमारा। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि हमारा जो देश है, हमारा जो संविधान है, वो किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वह किसी के अगेंस्ट है, जैसे यूरोप में जो प्रोटेस्टेंट आए वो अगेंस्ट आए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ना तो हम किसी धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, और ना तो किसी धर्म के हम खिलाफ हैं। ये पंथ निरपेक्ष का सामान्य सा अर्थ है। बहरहाल बहुत सारी चीज़ों में देखेंगे तो ये देश पंथ निरपेक्ष नहीं है, ठीक है, वो अलग मुद्दा है, चर्चा का करेंगे उसकी चर्चा। लेकिन ये शब्द जोड़ा गया, और उस समय आप जानते हैं इमरजेंसी के दौरान बहुत सारी, ठीक है, लोग विरोध कर रहे थे, मूवमेंट चला रहे थे जेपी के नेतृत्व में, तो देश विभाजन का भी संकट लग रहा था। तो इसीलिए एक शब्द और जोड़ा गया, एकता और अखंडता, ये शब्द जोड़ा गया है। ये शब्द एकता और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए इंदिरा गांधी के द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। इसके बाद प्रस्तावना में अभी कोई संशोधन नहीं हुआ है, ठीक है, ये बात है। इसके बाद से अभी कोई संशोधन नहीं हुआ। ये जो प्रस्तावना है ये 2 चीज़ों को बताती है। पहले
तो यह बताती है कि हमारे संविधान का जो स्रोत है, जो प्राधिकार है, वो कौन है। ये पहले ही लाइन में ये बताया जा रहा है कि हम भारत के लोग, यानी कि बताया जा रहा है कि हमारे देश की जो संप्रभुता है और हमारे संविधान का जो संप्रभु है वो भारत के लोग हैं। यानी कि इस देश की जो संप्रभुता है वो न तो संसद में निहित है, न तो संविधान में है, वो निहित किस में है, भारत के लोगों में निहित है। ये बात कही जा रही है यहाँ से। यानी कि हमारे संविधान का जो प्राधिकारी है वो भारत के कौन है, लोग हैं। दूसरा, प्रस्तावना में ये भी बताया जा रहा है कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, ये बताया जा रहा है। और ये लक्ष्य बताया जा रहा है कि यहाँ के लोगों को न्याय की बात कही जा रही है, स्वतंत्रता की बात कही जा रही है, समता की बात कही जा रही है, बंधुता की बात की जा रही है कि यहाँ के लोगों को न्याय दिया जाएगा, स्वतंत्रता दी जाएगी, समता दी जाएगी और बंधुता को बढ़ाया जाएगा। आप जानते हैं कि हमारे संविधान में जो समता और बंधुता की भावना है वो फ्रांस की क्रांति से ली गई है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ के लोगों को न्याय दिया जाएगा, यहाँ के लोगों को स्वतंत्रता दी जाएगी। ये उद्देश्य है हमारे संविधान का। यहाँ के लोगों को समता दी जाएगी और यहाँ के लोगों में बंधुता को बढ़ाने वाली भावनाओं को क्या किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। ये बताया जा रहा है कि संविधान का क्या उद्देश्य है। इसी प्रस्तावना में हमारे संविधान के उद्देश्य को क्या किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। अब ये बात आती है कि हमारा जो ये संविधान है, प्रस्तावना है हमारा जो ये प्रियम्बल है, क्या यह संविधान का भाग है कि नहीं है, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि प्रश्न ये बनता है कि ये जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है कि नहीं है। ठीक है, तो इस पर कई निर्णय आए हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आए हैं उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक्सप्लेन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले यह मामला आया 1960 में वेरुवारी वाद में। 1960 में बेरुवारी बेरुवारी वाद में आया और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो प्रस्तावना है ये संविधान निर्माताओं के आकांक्षाओं, उद्देश्यों को समझने की एक कुंजी है, उनका साधन है कि प्रस्तावना के द्वारा ये जाना जा सकता है कि जो संविधान के निर्माता थे उनका उद्देश्य क्या था, उनका लक्ष्य क्या था। ठीक है, उसको समझने की ये क्या है, चाबी है। लेकिन ये प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। कहने का मतलब है कि इस वेरुवारी बाद में ये कहा गया कि प्रस्तावना जो हमारा उद्देश्य क्या है, जो हमारी प्रस्तावना है उद्देश्य क्या, संविधान का भाग नहीं है। ये बात इसमें कही गई, याद रखिएगा। बेरुवारी रियूनियन बाद में ये बात कही गई। उसके बाद एक दूसरा मुकदमा आया 1967 में। कब आया? 1967 में, जो बड़ा फेमस था, जो पंजाब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का ये मुकदमा आया। ठीक है, इस मुकदमे में भी प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया और इसी मुकदमे में जो जस्टिस थे वांचू ने स्पष्ट कहा कि जो ये प्रस्तावना है ये सब कुछ सही है कि संविधान को समझने के लिए जहाँ उसकी भाषा अस्पष्ट होती है
वांचू ने कहा था कि संविधान की जहाँ भाषा अस्पष्ट है उसको समझने में ये क्या है, मददगार है निर्णय करते समय, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग नहीं है, यानी कि इसमें भी प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं कहा गया। लेकिन इसी न्यायपीठ के एक जस्टिस थे और जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे, हिदायतुल्लाह खां थे इसी न्यायपीठ में, और उन्होंने कहा था कि यह प्रस्तावना संविधान की क्या है, आत्मा है। यही उन्होंने एक शब्द बोला था, निर्णय में उल्लेख किया था कि यह जो प्रस्तावना है वह संविधान की क्या है, आत्मा है। ये बात आई और गई। लेकिन इसके बाद जो लास्ट वाला जो मुकदमा है बहुत चर्चित रहा, सबसे ज़्यादा बेंचपीठ, सबसे ज़्यादा जज जिसमें थे वो थे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1773, 1973, 24 अप्रैल 1973 का ये मुकदमा आया। आप जानते हैं इसी मुकदमे में संविधान के आधारभूत ढांचे का भी सिद्धांत दिया गया था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, यानी कि इसमें इसी निर्णय में प्रस्तावना को संविधान का क्या घोषित किया गया, प्रस्तावना का क्या घोषित किया गया, भाग घोषित किया गया। केशवानंद भारती के मामले में अब ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। उन्होंने इसलिए कहा कि जब ऐतिहासिक रूप से उन्होंने कहा कि जब संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो दूसरे वाचन के दौरान संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने कहा कि संविधान तो पारित हो गया है और अब प्रस्तावना को बाद में पारित करते हैं। तो उसी समय संविधान सभा के सदस्यों ने, बहुत सारे सदस्यों ने कहा नहीं, ये जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही भाग है और इसीलिए इसे साथ में ही क्या किया जाए, पारित किया जाए। यानी कि पूरा संविधान पारित होने के बाद दूसरे वाचन के दौरान ही संविधान की प्रस्तावना को भी क्या कर दिया गया था, पारित कर दिया गया था। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि संविधान की जो है क्या है, ये भाग है। तो लीगल भी बात ये थी। और आप जानते हैं कि जब इन्होंने संविधान, ये जो पीठ बनी थी, तो इसी में जब उन्होंने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया तो उन्होंने ये कहा कि हमारे संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। याद रखिए, इन्होंने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया और ये कहा कि संसद आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। और ये जो आधारभूत ढांचा है, ठीक है, ये आधारभूत ढांचा हमारे संविधान की प्रस्तावना के द्वारा निर्धारित होता है। बात ध्यान से समझिएगा। इन्होंने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया और ये कहा कि आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता है और संविधान का जो आधारभूत ढांचा है इसका निर्धारण प्रस्तावना से होता है कि हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है। यानी कि इस निर्णय के बाद यह स्पष्ट हुआ दो बातें। पहली तो प्रस्तावना संविधान का भाग है, दूसरी बात कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये बात है। लेकिन एक चीज़ और क्लियर मैं कह दे रहा हूँ कि संशोधन का मतलब यहाँ ये नहीं है कि प्रस्तावना में कुछ जोड़ा नहीं जा सकता है। संशोधन का मतलब है कि यहाँ प्रस्तावना में जोड़ा जा सकता है लेकिन किसी भी उसके शब्दों को हटाया नहीं जा सकता है। वर्तमान स्थिति क्या है, यही है। थैंक यू।